नमस्कार दोस्तों। स्वागत है ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे, भाग 5 का जो संघ है, संघ चैप्टर चल रहा है, उसका 9th लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं 137 तक। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे 138 अनुच्छेद है, 138 से 151 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 124 जो दिख रहा है, 124 से हम लोग को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो 138 हम लोग आज के ये जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है भाग 5 का, क्योंकि 138 से 151 तक आज इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगा और बढ़ते हैं 138 अनुच्छेद पर। 138 जो 138 है, वह अनुच्छेद क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका क्षेत्राधिकार यानी इसके जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, वो कहाँ कहाँ तक होनी चाहिए और इसकी शक्ति क्या होनी चाहिए। यानी इसका अधिकार किसी चीज में ये कहाँ कहाँ तक अपना टांग अड़ा सकता है। यानी वही क्षेत्राधिकार, आसान भाषा में कहें तो ये कहाँ कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसी को क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो चलिए, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्ति यानी जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस अपने दायरा को बढ़ाने की इसमें बात कही गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के शक्ति यानी क्षेत्राधिकार और पावर की बढ़ाने की बात कही गई है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट को ये, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हम लोग अनुसूची अगर पढ़ेंगे तो अनुसूची में आई थिंक जो 7वां अनुसूची है, जो शक्तियों का बंटवारा करता है संघ में, 3 चीज़ों में बंटवारा करता है, संघ में, राज्य में और समवर्ती सूची में। यानी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट जो होता है, उसमें ये बंटवारा करता है अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार यानी पावर्स यानी शक्ति होती है, ये यूनियन लिस्ट के विषयों में, यानी जो केंद्र सरकार की जो लिस्ट होती है, यानी केंद्र सरकार कौन कौन से विषयों पर नियम बना सकता है, क्या कर सकता है, यानी उसका अधिकार कहाँ कहाँ तक सीमित है, तो उसके केंद्र के यानी जो यूनियन लिस्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, यानी उसमें टांग अड़ा सकता है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कानून संवैधानिक रूप से, मान लीजिए केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो संवैधानिक रूप से, संविधान के हिसाब से वो गलत साबित होगा या होता है, ठीक है, गलत तरीके से वो लाती है, संवैधानिक रूप से नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना प्रतिक्रिया जताता है और उसमें हस्तक्षेप करता है कि देखो, ये तुम्हारा जो नियम बना रहे हो, ये कानून ला रहे हो, ये जनता के लिए, ये राष्ट्र हित में बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका यहाँ तक भी अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट का। यदि संसद द्वारा बने कानून से, यानी संसद संसद में तो कानून बनता है, यदि संसद द्वारा बने कानून से भारत सरकार और राज्यों के बीच, भारत सरकार हो गया, एक तो होता है केंद्र में जो सरकार होती है और एक होता है राज्य में, तो राज्य में भी अलग अलग सरकार होती है, किसी अलग पार्टी का, किसी अलग पार्टी का। तो केंद्र के जो भारत सरकार है, यानी भारत सरकार और राज्यों के बीच मान लीजिए कोई ऐसा विवाद है, ठीक है, कोई ऐसा विवाद है, ये भारत सरकार हो गया, ये राज्य सरकार, कोई ऐसा विवाद है, ठीक है, कोई ऐसा विवाद चल रहा है, तो इस स्थिति को, यानी इस विवाद की स्थिति जो पैदा होती है, तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। यानी जो शक्ति होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति के दायरा बढ़ाने की बात कही गई है, वो भारत सरकार और राज्यों के बीच के विवादों को भी सुलझा सकता है। तो 138 में इतना ही है। और 139 कहता है कुछ रीट, रीट मतलब आदेश निकालने की शक्तियां का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। रीट हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचार। अगर आपको याद आ रहा है संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32, अपने नोट्स को देखिए अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है। अगर आप हमारा लेक्चर लिए होंगे या किसी और से भी पढ़े होंगे, तो अनुच्छेद 32 में देखिए कि जो रीट सुप्रीम कोर्ट रीट निकालता है, जो आदेश देता है, 5 प्रकार के आदेश देता है। यदि संसद विधि द्वारा किसी प्रकार से जनता को प्रभावित करता है, यानी संसद को ऐसा कानून लाता है जो जनता को प्रभावित करता है, तो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार आदेश या रीट निकाल सकता है, आदेश या रिट निकाल सकता है। और ये 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा था, लिखते जाइएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण है। और ये जितना भी मैंने पांचों बताया हूँ आपको, ये अनुच्छेद 32 में मैंने उस लेक्चर में बता दिया हूँ, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो ये वीडियो, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो चलिए 140 को देखते हैं, 140 को। सुप्रीम कोर्ट के अनुषांगिक शक्तियां। इसका मतलब, अनुषांगिक का मतलब क्या होता है? अनुषांगिक का मतलब होता है गुप्त, गुप्त यानी सहायक, गुप्त कहें या सहायक कहें, ठीक है, गुप्त कहें या सहायक कहें, सुप्रीम कोर्ट की गुप्त शक्तियां या सहायक शक्तियां। और ये जो शक्ति होती है कौन देता है? ये शक्ति संसद देता है। संसद यानी संसद कानून ऐसा बना कर देगा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून के दायरे में काम करे। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये ऐसा लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा
जो संविधान में कोई नियम बनाया ही नहीं गया हो। जैसे संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है कि यह इस नियम के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, लेकिन यही गुप्त शक्तियां होती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी यह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप, यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है जो नियम संविधान में नहीं दिया गया हो। और यह शक्ति कौन देता है? यह शक्ति संसद देता है। यह शक्ति कौन देता है? संसद देता है। यदि संसद चाहे तो कुछ कानून या शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को देता है। यदि संसद चाहे तो कुछ कानून या शक्तियां जो होती है तो सुप्रीम कोर्ट को देता, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर काम कर सके। जैसे संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता का समस्या सीधे वो सरकार से न पाकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसका निवारण करे। यानी ये तो कानून बनाकर दे दिया कि भाई ये एक ऐसा कानून मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ कि कोई भी जनता की समस्या, ये जैसे मूल अधिकार की समस्या मान लीजिए, लिबर्टी का हो गया, कोई भी समस्या हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट को वो कानून बनाकर देगा कि सुप्रीम कोर्ट आप इस पर काम आप खुद करिएगा। यानी जनता जो समस्या लेकर आएगी तो आप उस चीज़ को आप देखिएगा कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मतलब इसका समझाने का तरीका यही है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप खुद देखिएगा। तो 140 में यही गुप्त शक्तियों के बारे में बताया गया है। 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। सुप्रीम कोर्ट है और हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है या दो राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है। तो ऐसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय नियम बनाएगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगी, वो उस नियम को हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, सभी न्यायालयों पर यानी कोर्ट पर लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाएगी वो सभी कोर्ट पर लागू होगा। ये 141 में है। लेकिन 142 अभी देखिएगा क्या कर रहा है। 142 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन करना। ये शायद दिमाग से ऊपर चला गया हो, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा साथ ही उसके जो नियम जो 141 में बताया गया है, यानी 141 कहता है कि सभी नियम सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होगा, बताया है। लेकिन 142 में कहता है यदि कोई न्यायालय कोर्ट अनुच्छेद 141 का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता है। यानी 141 से उल्लंघन करते हुए मान लीजिए कोई न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का यानी अनुच्छेद 141 का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नियमों को नहीं मानता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कानूनी बल द्वारा, यानी पुलिस फोर्स जो कुछ भी इसकी शक्ति होती है उसके द्वारा ये उस नियम को लागू करवाएगा, जबरदस्ती लागू करवाएगा। यानी पुलिस भेजेगा, फोर्स भेजेगा, जो जितना शक्ति होगा इसके पास वो लागू करवाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया। मान लीजिए हाई कोर्ट 141 अनुच्छेद का उल्लंघन करता है और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको मानता नहीं है, तो ये जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फोर्स भेजेगा और इस पर इसके जो जज होंगे उसको जेल में डलवाएगा या कुछ भी करेगा, लेकिन इस पर जबरदस्ती उस नियम को लागू करेगा। 142 यही कहता है। 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी किसी भी चीज या मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। जैसे सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे सलाह मांग सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये बाध्य नहीं है कि इसको सलाह दे। या ये भी हो सकता है कि जो मान लीजिए ये राष्ट्रपति सलाह मांगता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट सुझाव कोई सलाह देता है, तो राष्ट्रपति ये कोई बाध्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसकी जो सलाह जो मांगा है वही सलाह ये मानेगा, राष्ट्रपति मानेगा, ऐसा कोई संविधान में नहीं है। सलाह पूछेगा, अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दें। ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है राष्ट्रपति को सलाह दें। अब 144 क्या कहता है? 44 कहता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करना। इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। अर्थात समझिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी सिविल या अधिकारी को नियुक्त करने की जो वैकेंसी मान लीजिए होता है वो केवल कोर्ट निकालेगी। केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कोर्ट होता है वो खुद से निकालेगी। कोई भी अधिकारी की नियुक्ति करना है, कोई सिविल अधिकारी हो गया, न्यायिक अधिकारी हो गया, इसकी नियुक्ति करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो वैकेंसी होता है वो कौन करेगा? यानी जो काम करने की जो शक्ति देता है वो कौन देगा? वो सुप्रीम कोर्ट देगा। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तभी वैकेंसी निकलेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का नहीं निकलता है। ठीक है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए वैकेंसी निकाले। ये इसका अधिकार खुद में होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ही चाहेगा तभी इसका वैकेंसी निकलेगा, किसी अधिकारी को इसमें रखा जाएगा, उससे काम करवाया जाएगा।
144 को हम देखते हैं, ये उतना कोई खास नहीं है। 145 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खास है, लेकिन हमने कहा कि एक एक आर्टिकल को मैं आपको पढ़ाऊंगा। 145 कहता है न्यायालय के नियम। क्या नियम है? संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है समय समय पर राष्ट्रपति से या अनुमोदन या अप्रूवल लेकर न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनिमय के लिए नियम बना सकेगा। इसका मतलब क्या है? अगर किताबी भाषा में जो मैंने पढ़ा है उसको बताया हूँ, अब इसका अर्थ समझते हैं क्या है। न्यायालय जो होता है, मान लीजिए कोई भी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ही मानकर चलते हैं, तो इसका नियम यही कहता है कि ये राष्ट्रपति के बार बार यानी समय समय पर राष्ट्रपति के अप्रूवल लेकर ही कोई ऐसा नियम बनाएगा। मान लीजिए कोई नियम बनाता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आए तो उसे हम 20 मिनट में ही सॉल्व करके या 20 दिन में ही सॉल्व करके देना है, यानी उस केस को 20 दिन में ही समाप्त कर देना है सुनवाई करके, यानी ये नियम बनाता है। तो ये राष्ट्रपति की अप्रूवल भी लेना पड़ता है, यानी समय समय, ये जरूरी नहीं है लेकिन इस संविधान में ऐसा कहा गया है। तो वो राष्ट्रपति से सलाह लेगा, पूछेगा, या कोई ऐसा चेंजेस करना है कोर्ट में तो भी वो नियम बनाएगा। यानी जितने भी ये अधिकार होते हैं वे न्यायालय खुद में होता है, यानी संसद द्वारा किसी भी चीज़ की बनाई गई विधि होती है, चाहे जैसे मान लीजिए रेप पर कोई केस, जैसे संसद नियम बनाती है कि रेप पर फांसी होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस पर भी कोई चेंजेस करना हो तो वो राष्ट्रपति की सलाह लेगा, तब उसमें कोई चेंजेस करेगा जो उसका अच्छा लगता है, या चेंजेस करेगा, प्रक्रिया को बदलेगा, कुछ भी करे। वो 145 में इसके नियम को दर्शाता है और कुछ नहीं है, और इसको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास नहीं है। चलिए 146 को देखते हैं। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, सेवक तथा व्यय। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी जैसे मैंने बताया हूँ 143 में 144 में सॉरी 144 में बताया हूँ। तो जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्तियां जो होती है वो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करेगा। उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वो चाहे। समझे? चलिए एक बार और समझ लीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों या कोई भी सेवक की नियुक्ति करना है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवक या अधिकारी की नियुक्ति करना है तो सीजेआई वैकेंसी निकालता है, या ये नहीं रहेगा तो इसके जगह किसी और जज द्वारा ये वैकेंसी निकाला जाता है, नियुक्ति किया जाता है। न्यायालय के किसी अधिकारी या स्वयं की प्रमोशन या सस्पेंशन खुद न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। यानी न्याय, ये जो कोर्ट है, कोर्ट के किसी भी अधिकारी को प्रमोशन करना है या उसे सस्पेंशन करना है, सस्पेंड करना है, तो ये सरकार द्वारा नहीं किया जाता, ये कोर्ट द्वारा किया जाता है। यानी कोर्ट अपने आप में एक सरकार होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट या प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो प्रशासनिक व्यय यानी खर्च होता है, न्यायालय में जो भी खर्च होता है, या वेतन की बात करें इसकी, तो इसका जो वेतन या खर्च होता है ये कहाँ से आता है? ये भारत के संचित निधि यानी सरकारी खजाने से पैसा ये मांगेंगे। ठीक है, ये कोर्ट पैसा लेता है और उस पैसे से ये खुद तय करता है कि हमको कितना सैलरी मिलना चाहिए। ये यानी सरकार ये तय नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कितना सैलरी मिलना चाहिए। ये न्यायालय खुद तय करेगा कि उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए। एक चीज़ और याद करिए, याद क्या करना है, नोट करके लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी के वेतन में कटौती किया जाता है। यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है 360 द्वारा तो राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट की सैलरी को छोड़कर सभी की वेतन, चाहे जज हो चाहे कोई भी हो, उसका वेतन कटौती किया जाता है। अब 147 निर्वचन। निर्वचन थोड़ा ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना क्या, ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, यानी कहें तो व्याख्या करना। सुप्रीम कोर्ट की विधि के बारे में व्याख्या करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ की व्याख्या करता है, यानी संविधान की जो कुछ भी चीज़ है उसकी व्याख्या करता है। मान लीजिए प्रस्तावना ही हो गया, उसकी व्याख्या करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है, यानी उसकी परिभाषा देता है, उसके बारे में बताता है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एक जैसे राजीव दीक्षित नाम के जो थे राजीव दीक्षित, उनका 147 को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया था। जैसे 147 में बहुत चीज़ें छिपाई गई हैं संविधान में। क्या है कि यदि इंग्लैंड की संसद या ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट आज के समय भी यदि कोई संशोधन लाती है, वो अपने यहाँ कोई संशोधन लाती है, किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। जब आप संविधान सभा में इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें दिया है भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कोई नियम कानून लाती है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के संसद या सुप्रीम कोर्ट में, तब वो आज भी भारत में मान्य होता है।
यानी कानून तो आएगा वहाँ पर लेकिन मान्य होगा भारत में। तो इसलिए ये 147 थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 148 क्या आता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो सीएजी की चर्चा की गई है। महालेखा यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, यानी सीएजी की चर्चा 148 में किया गया। यानी राष्ट्रपति की खर्च, भारत की जो खजाना है यानी संचित निधि है उसकी जांच करना, या राज्य सरकार के घोटाले की जांच करना आदि, ये सब जो जांच होती है, बहुत चीज़ों की जो जांच की जाती है वो संचित निधि द्वारा ही जांच की जाती है। ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर जी ने सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था, क्योंकि ये सभी की जांच करते हैं। ये जो सीएजी होता है ये सभी चीज़ों की जांच करता है और एक एक पोल खोल देता है। इसलिए जो भीमराव अंबेडकर जी थे इस सीएजी को महत्वपूर्ण अधिकारी बताए थे। इसकी नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की? सीएजी की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। पॉइंट करके एक एक लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं टैब पर पढ़ा रहा हूँ। अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो उस पर थोड़ा लिख भी सकता, लेकिन यहाँ पर टैब पर लिखने में हाथ से कैसे लिखूँ ये तो आप समझ ही रहेंगे, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो नोट करते रहिएगा। जो सीएजी की नियुक्ति होता है ये पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल 6 साल तक होता है। 6 साल कार्यकाल होता है। यदि यह 65 वर्ष के ऊपर तक ये इसका कार्यकाल नहीं होता है। पहली बात तो ये जितना भी हो ये 6 साल तक इसका कार्यकाल होगा, लेकिन यदि वो 65 वर्ष तक हो गया है तो उसको रिटायर दे दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। इसका जो त्याग पत्र है या शपथ है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। मान लीजिए इसका त्याग पत्र लेना है, एक्सेप्ट करना है तो राष्ट्रपति ही करेगा। इसका शपथ लेना है तो राष्ट्रपति ही करेगा। इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। पॉइंट में ये भी लिखिए, इसको सीएजी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है। तब ये सीएजी जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है तब इसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। 149 में कहा गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, यानी जो सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां क्या क्या होती है। तो देखिए इसका कर्तव्य और शक्ति की बात करें तो ये है, दो चीज़ों को अक्सर जांच करने में लगाया जाता है, केंद्र की और राज्य की। केंद्र में और राज्य में, और कभी कभी तो कुछ ऐसे एजेंसियां होती हैं, कुछ ऐसे संस्थान होती हैं जिसको भी जांच करने के लिए सीएजी को लगाया जाता है। केंद्र में तो होता ही है, प्लस राज्य में भी होता है, प्लस एनजीओ हो गया, प्लस पीएससी हो गया। जितने भी संस्थान होते हैं, संचित निधि हो गया, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की जांच करना, तो ये जितने भी निधि होगी, चाहे संस्था होगी, चाहे केंद्र हो गया, चाहे राज्य हो गया, इसकी जांच करने के लिए ये सीएजी के शक्ति होती है, सीएजी का अधिकार होता है कि इसकी जांच करें। ठीक है। 150 में क्या है, संघ के राज्यों के लेखा का प्रारूप। इसका मतलब क्या है, संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब स्टेट, मतलब वही राज्य, यानी केंद्र और राज्यों का दोनों का रिपोर्ट है कौन तैयार करता है, सीएजी करता है, और राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल पॉइंट करने के लिए, लिखवाने के लिए बता रहा हूँ कि केंद्र का यानी संघ का, राज्य का रिपोर्ट सीएजी तैयार करता है, और ये सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है उस रिपोर्ट को, ये आगे चलिए देखते हैं। 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, या सीएजी द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट। सीएजी जो देखिए तैयार करता है रिपोर्ट, वो 150 में हम लोग पढ़े हैं, संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप कौन तैयार करता है, सीएजी करता है। और ये मान लीजिए ये रिपोर्ट तैयार कर दिया तो ये किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है, चलिए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए सीएजी द्वारा तैयार रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, यानी जो केंद्र सरकार की जो सीएजी रिपोर्ट तैयार करती है राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति किसको देता है, संसद को देता है, संसद को। और संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में यदि लोकसभा का रिपोर्ट है तो वो अध्यक्ष के पास जाता है, यदि राज्यसभा का रिपोर्ट है तो सभापति के पास जाता है। यदि वही सीएजी का रिपोर्ट राज्य के लिए है, यानी राज्य में वो रिपोर्ट अपना तैयार करके देता है, तो वो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल उसे विधानमंडल में देता है, विधानमंडल में। और यदि विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, यदि विधानमंडल विधानसभा का रिपोर्ट है तो वो अध्यक्ष के पास जाता है, यदि विधान परिषद का रिपोर्ट है तो वो सभापति के पास जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ध्रुवा क्लास पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।